आप सभी को जय हिंद। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो आज केमिस्ट्री का पहला क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री में बात करेंगे अध्याय दूसरा का चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए तो हम इसको बेसिक यानी बारीकी से समझते हैं कि आखिर ये अम्ल, क्षारक और लवण जो चैप्टर है इसमें क्या होता है। तो चलिए इसमें से हम सबसे पहले 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अम्ल के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम अम्ल को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल कहते किसे हैं, तो अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। यह अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, कॉस्ट में दिया है H+ देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। समझ गए। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है, H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहेंगे। हाइड्रोजन आयन अगर नहीं बोलिएगा तो H+ आयन देता है, यह भी कह सकते हैं। चलिए अम्ल के कुछ भौतिक गुण होता है, जो उसके अंदर होता है, अम्ल के अंदर कुछ भौतिक गुण होता है। तो सबसे पहले है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। अगर हम अम्ल को थोड़ा चीख के देखें और या इसको स्वाद को देखें तो ये स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा, तो समझ जाएंगे कि ये हमारा अम्ल है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे हम अम्ल कहते हैं। चलिए इसका दूसरा गुण होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो नीला जो होगा लिटमस पत्र, अम्ल को उस पर पड़ने से वो पत्र लाल हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका तीसरा है भौतिक गुण कि यह जल में घुलकर H+ आयन देता है, जो अभी सीखे हैं। इसका तीसरा गुण है कि यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। समझ गए होंगे। चलिए अगला है इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। pH मान क्या है हमको आगे पढ़ना है, आपको याद रखना है कि इसका pH मान 7 से कम होगा। बात समझ गए। चलिए अम्ल को जो है उनके शक्ति के अनुसार जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। बात समझ गए। चलिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा हो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा हो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए प्रबल अम्ल को एक और नाम है अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं प्रबल को, और दुर्बल अम्ल को कार्बनिक कहते हैं। दुर्बल अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। यानी जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा हो उसे हम दुर्बल या कार्बनिक कहेंगे, और जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे हम प्रबल या अकार्बनिक कहेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण है और दुर्बल अम्ल के यानी कि कार्बनिक के और अकार्बनिक के। तो इसमें देखिए कहीं पर कार्बन नहीं है, कार्बन का संकेत C होता है, तो कार्बन कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, इसीलिए इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं या उसे अकार्बनिक कहेंगे। यहाँ पर देखिए Cl है, तो इसका मतलब C से कार्बन नहीं होगा, यहाँ Cl का मतलब क्लोरीन होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। यानी कि जिस अम्ल में कार्बन की मात्रा होती है उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। बात समझ गए। चलिए कार्बनिक अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए कार्बनिक अम्ल के 2 प्रकार, यानी कार्बनिक अम्ल के 2 भागों में बांटा गया है जिसमें कार्बन की मात्रा हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है सांद्र अम्ल, यहाँ है सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, और दूसरा है यहाँ देखिए तनु अम्ल, यहाँ देख सकते हैं कि तनु अम्ल है। चलिए तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो गौर से सुनना है कि जिस अम्ल में 95% अम्ल हो
और 5% पानी हो। जिस अम्ल में 5% पानी और 95% अम्ल की मात्रा हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। उसके बाद जिस अम्ल में 5% अम्ल हो और 95% पानी हो, तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के नाम हैं, उसके बारे में आपको याद रखना है, जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ लिखे हैं कुछ अम्ल के नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका ये सूत्र भी है। तो यहाँ पर पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ है पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। आपको सूत्र याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3, इसे आपको याद रखना है। और चौथा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र है CH3COOH। तो चलिए, इसको आपको याद कर लेना है। इस सभी को आपको क्या करना है? लिख लेना है इधर से भी। चलिए, हम आगे बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण चीज़ का, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखे हैं पदार्थ और यहाँ पर है उपस्थित अम्ल, यानी किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चलिए, सबसे पहले है संतरा और नींबू। ये दोनों देखिए खट्टा होता है, इसीलिए ये अम्ल है। और इस अम्ल में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना है कि साइट्रिक अम्ल होता है। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद सेब में और हरा अंगूर, सेब और हरा अंगूर में मौलिक अम्ल होता है। कौन सा? मौलिक अम्ल। उसके बाद है इमली। इमली में कौन सा? तो याद रखना है टार्टरिक अम्ल। क्या? टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है सिरका। पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में होता है एसिटिक, जो अभी आप इधर देखे थे। यहाँ पर देखिए, अगला है दही। दही भी खट्टा होता है, इसलिए अम्ल है। और दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, इसके बाद है टमाटर। टमाटर भी खाए हैं, वो भी खट्टा होगा। तो टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और उसके बाद है चाय, जो आप रोज़ पीते होइएगा कहीं। तो चाय में कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल। याद करके रखना है, टैनिक अम्ल, क्योंकि चाय टॉनिक का काम करता है, इसलिए। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल, याद करके रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा है नीचे में कि चींटी का डंक। चींटी जो होता है, वो जो डंक मारता है तो उसमें से अम्ल निकलता है, जो पानी के रूप का होता है। वो कौन सा अम्ल होता है? वही है फॉर्मिक अम्ल। चलिए, हम आगे देखते हैं। इतना आपको क्या करना है? आराम से लिख लेना है, इसको उतार लीजिए। चलिए, हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर अम्ल के कुछ जो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल का उपयोग क्या है, यानी अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अम्ल का उपयोग लिखे हैं यहाँ पर। अम्ल का उपयोग हम लिखे हैं कि आभूषण साफ करने में। आभूषण का मतलब जानते हो, जो गहना वगैरह होता है उसे हम आभूषण कहते हैं। उसको जब साफ़ करते हैं तो उसमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अगला है बाथरूम साफ़ करने में, यानी कि अम्ल का उपयोग बाथरूम साफ़ करने में किया जाता है। उसके बाद है अम्ल का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और विस्फोटक बनाने में अम्ल का जब प्रयोग किया जाए तो कौन सा अम्ल होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक बनाने में कौन सा अम्ल? तो नाइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। उसके बाद है अम्ल का उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। रंग जहाँ जो बनता है, रंग का जो फैक्ट्री होता है, वहाँ पर भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे। इसका उपयोग है पेट्रोलियम शुद्धिकरण में। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का मतलब जैसे हो गया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, इस सब को शुद्ध करने में, यानी कि साफ़ करने में हम अम्ल का उपयोग करते हैं। चलिए, समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं कि अम्ल की अवस्था। अम्ल की कुछ अवस्था होती है। अवस्था क्या है अम्ल की? तो देखिए, अम्ल की अवस्था जो है ठोस द्रव गैस के रूप में होता है। तो कौन सा अम्ल किस अवस्था में है?
उसको देखना है। इसको याद रख लीजिएगा, तो कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। तो सबसे पहले ठोस में है कौन कौन, तो ठोस में ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ठोस में ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। उसके बाद है द्रव में है सल्फ्यूरिक अम्ल, द्रवावस्था में होता है। नाइट्रिक अम्ल, द्रवावस्था में होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल, क्या, एसिटिक अम्ल। ये तीनों अम्ल जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और उसके बाद है गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था में सिर्फ एक ही है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए समझ गए होंगे। उसके बाद है एक अम्ल के बारे में कुछ और बातें हैं कि अम्ल धातु के साथ जब धातु के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है, यानी कि अभिक्रिया किसके साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर लवण तथा जल बनाता है। धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, अम्ल तथा जल। इसको याद रख लेना है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। हम बात करेंगे अब अगले क्लास में। चलिए तब तक के लिए इतना ही। अगर समझ में आ गए होंगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए धन्यवाद।